ये है आपके लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास साइंस का वीडियो। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बच्चों, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में सब कुछ है। वीडियो ज़रूर थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, और 10th एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपके लिए एक ये खूबसूरत सा शेर है, मुश्किलों से लड़ना जिसने सीख लिया वही छात्र महान है, हार से डरना छोड़ दे जो उसका हर सपना जवान है। मतलब मुश्किलों से लड़ना जिसने सीख लिया वही छात्र महान होते हैं, और हार से डरना जो छोड़ देगा उसका हर सपना जवान होगा। यूपी बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर आपका स्वागत है छात्रों। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बच्चों, दोनों में ही आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले देखो हिंदी में क्या परिभाषा होती है, और फिर इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, और फिर इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, जब दो यौगिक यानी कि दो कंपाउंड आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और नए यौगिक बना लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए, ए रिएक्शन in which two compound exchange their ions to form two new compounds is called a double displacement reaction। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब दो कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो उनके आयनों की अदला बदली होगी। ओके, आयनों की अदला बदली से जो हमारे नए कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, वही हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है अवक्षेप के रूप में, और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सोडियम के पास SO4 है, SO4 अब किसके पास चला गया, बेरियम के पास। ओके, इसका जो आयन है SO4 आयन वो बेरियम के पास चला गया, और बेरियम के पास जो Cl था वो किसके पास आ गया, Na के पास। तो दोनों की अदला बदली हो गई, SO4 Ba के पास चला गया जबकि Ba के पास Cl था। ठीक है, तो Cl जो है कहाँ पे आ गया, Na के पास। तो ऐसी रिएक्शन क्या कही जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ही आयन की अदला बदली होती है, मतलब एक आयन दूसरे पे चला जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहा जाता है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन देखो पहले हिंदी में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जब अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे आपने एक गिलास लिया, उसमें गर्म पानी कर दिया। ठीक है, गर्म पानी करने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो ठंडा नहीं हो जाएगा, अगर उसे रखोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, यानी कि उसमें से क्या हो रहा है, ऊष्मा जो है बाहर निकल रही है। समझ गए, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, तो ये हुई ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ओके, या हम ये कहें कि जैसे एक पानी में है और उसमें चूना डाल दो यहाँ पे, जैसे चूना डालोगे तो ये चूने को ये पानी को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। क्या कर देगा, हॉट कर देगा, गर्म कर देगा। तो ये भी क्या, ऊष्मा निकल रही है ना, इसमें गर्म कर देगा। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। इसका इंग्लिश वर्जन देख लो एक बार, इंग्लिश वर्जन देखो यहाँ पे, इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ है बच्चों, ताकि आपको जो है दोनों भाषाओं में समझ में आ सके। डेफिनेशन है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ ही साथ क्या होता है, हीट भी निकलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन पर, जिसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ है ये रिएक्शन, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिस देखो उसमें से तो ऊष्मा निकल रही है और इसमें क्या होगी, ऊष्मा शोषित होगी। इसमें ऊष्मा
शोषित होगी, मतलब जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो ऊष्मा ले लेगी, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, और उसमें क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। ठीक है, ऊष्मा निकल रही थी। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, वो यहाँ से ऊष्मा जो है क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, मतलब ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सभी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। एग्जाम में आपको ये लिखना है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है मतलब निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया मतलब एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और इसको बनाने के क्या विधि है उसके बनाने की। ठीक है, तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं POP। तो इसको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि देख लो क्या होती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको क्या कहते हैं, इसको 100 से 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या होता है, CaSO4। ठीक है, और इनटू में 2H2O, ये होता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या कहते हैं, हम जिप्सम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं बच्चों, जिप्सम कहते हैं इसको। ठीक है, ये है जिप्सम, क्या है ये, जिप्सम। ठीक है, तो प्रिपरेशन क्या है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एट 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको जब गर्म करेंगे 100 से लेकर, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रिएक्शन सामने दी गई है, ये रिएक्शन लिखना मत भूलना, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, इसको बोलते हैं जिप्सम। ये क्या है, हमारा जिप्सम है। ओके, और ये क्या है, POP। ये क्या है, POP, यानी कि CaSO4 और इंटू ½ H2O, ये हो जाएगा हमारा POP। ठीक है, और ये जल का हाफ अणु जो है इसमें से बाहर हो जाएगा, 1.5 अणु। ठीक है, 1/1/2 H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन है इसकी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मैं तुम्हें बता दूं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ओके, इसके बाद ये होमोलोजियस सीरीज को डिफाइन करो, और डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल भी बताने हैं। ये देखिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोलोजियस सीरीज, होमोलोजियस सीरीज समजातीय श्रेणी बोलते हैं इसको। परिभाषित देखो, पहले हिंदी में देखो, समान क्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। मतलब जिनके फंक्शनल ग्रुप समान हो, जिनके फंक्शनल ग्रुप समान हो, फंक्शनल ग्रुप समान हो। वीडियो अगर स्लो लग रही हो तो 1.5 पे करके स्पीड पे करके देख सकते हो। फंक्शनल ग्रुप समान हो उनके, और केमिकल प्रॉपर्टी भी समान हो। ठीक है, ऐसे यौगिकों की जो सीरीज बनती है उसको क्या कहेंगे, होमोलोजियस सीरीज कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। डेफिनेशन इंग्लिश में भी है, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए होमोलोजियस सीरीज। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो, CH4 क्या है, मीथेन है, सिंगल बॉन्ड आएगा इसमें भी। ये दूसरा क्या है, C2H6, ये ईथेन है। और तीसरा क्या है, प्रोपेन। ठीक है, एक कार्बन होता है तो मैथ पे नाम पड़ता है, 2 कार्बन होते हैं तो एथ पे नाम पड़ता है, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप पे नाम पड़ता है। सबके बीच में इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। देखो CH4 ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये CH4 हो जाएगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं इसकी बात करूँ दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले को देखो, समझ लो एक बार इसको समझ लीजिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर इन एग्जाम्पल से अलग तुम ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो, CH3OH, C2H5OH, CH3H5OH। ठीक है, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम आना ना, OH OH OH। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होमोलोजियस सीरीज का एग्जाम्पल है। और इसमें
पहला तो मान लिया ये है, जब अगला आएगा ना नेक्स्ट मतलब ये वाला, तो इसमें CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 मतलब एक कार्बन बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। ठीक है। उससे अगले वाले में भी CH2 मतलब CH2 का अंतर होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि जब होमोलॉजी सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है नेक्स्ट ग्रुप में आने के लिए, CH2 का। ओके, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे कुछ MCQ हैं और इसके बाद में कुछ डेफिनेशन और आएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण, मतलब वेयर डज फोटोसिंथेसिस एकर। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है भैया? पत्तियों में, लीफ में। ओके, लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई बताओ। विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है? विद्युत धारा यानी कि करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, ये सब क्या लिखा है इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हम केवल आंसर की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, या फिर स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का मतलब होता है एक तरह से फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है एक तरह से फैलाव। तो क्या होता है कि जैसे धूल के कण आकाश में जो काफ़ी धूल के कण होते हैं। ठीक है, जो डस्ट होती है काफ़ी होते हैं। अब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ पे है सन, यहाँ से सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये धूल के कणों पर आकर टकराएंगी। टकराने के बाद वो कणों से जब टकराएंगी तो प्रकाश को फैला देंगी। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं इंग्लिश में। ओके, ध्यान रहेगा ना। तो आकाश का रंग नीला क्यों क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो नीले रंग का जो प्रकाश होता है, जो ब्लू रंग का जो प्रकाश होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो प्रकाश आता है वो विबग्योर यानी कि 7 रंगों में आता है। विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, इन रंगों में आता है। तो जो ब्लू कलर होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। अभी बताया था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको पता भी होगा, NaHCO3। NaHCO3, इसको ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बेकिंग सोडा भी है, समझ गए। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, ये क्या है? खाने का सोडा। ये क्या है? खाने का वो दावन सोडा, इसको क्या बोलते हैं? दावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाशिंग सोडा कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? वाशिंग सोडा। दावन सोडा कह लो या फिर वाशिंग सोडा कह लो। ये लो, मैंने लिख भी दिया है, वाशिंग पाउडर, वाशिंग पाउडर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो कह रहा है ये है मायोपिया। ये क्या है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से सुधारा जा सकता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। ओके, निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो इस लेंस, इस दोष को, आंख में जो ये डिसीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, इसको सुधारने के लिए हमें कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है? वो पड़ती है हमें कॉनकेव लेंस की। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए इसकी पड़ती है, हाइपर मायोपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है दूर दृष्टि दोष वालों के लिए, जिन्हें दूर का साफ दिखाई देता, नज़दीक का साफ दिखाई नहीं देता, उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष वाला। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा अवतल लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये है हमारी डेफिनेशन फ्लेमिंग का। पहले हिंदी में देखो, उसके बाद मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बात बताएगा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में चालक पर लगने वाले किसकी डायरेक्शन को बताता है? बल की दिशा को बताता है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। किसकी डायरेक्शन को? फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, चालक पर, जो कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है ना, उस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी, किधर को होगी?
लेफ्ट होगी, राइट होगी, इधर होगी, उधर होगी, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए ये फ्लेमिंग ने रूल दिया था, इसे कहते हैं बाएं हाथ का रूल। जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएं, ये मान लिया ये पहली उंगली है, तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको, ये मान लिया अंगूठा है हमारा, और ये है हमारी वो बीच वाली उंगली। ओके, यदि हम इन्हें एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लें, ये भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, तो क्या होगा ये बताया गया है। तो सामने देखो, ये यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पूरा रूल, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल इजी लिखना है, बिल्कुल ऐसा कैसे। यदि हम बाएं हाथ की पहली उंगली, अंगूठा और मध्य वाली उंगली को परस्पर लंबवत फैलाते हैं, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, ये करंट की दिशा को, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यानी कि अगर ये अंगूठा है और ये है हमारी उंगली और ये है बीच वाली उंगली, ये है हमारी बीच वाली उंगली, ये इस तरीके से, समझ गए। तो दोनों इनके सबके बीच में 90 का एंगल है। तो ये जो ये अंगूठा है ये फोर्स को बताएगा। ये क्या है, अंगूठा हमारा, ये क्या है हमारा अंगूठा, ठीक है। ये किसे बताएगा, हमारा फोर्स को बताएगा, ठीक है। और ये जो तर्जनी उंगली है, ये पहले वाली उंगली, ये किसे बताएगी, पहली उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, और जो बीच वाली उंगली है ये बताएगी धारा की दिशा को। ओके, यही है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, इंग्लिश में क्या कह रहा है। इंग्लिश में सेम है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट क्राइंग कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, व्हेन द थंब फोर फिंगर मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली, एंड मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर इनके बीच वाली उंगली ऑफ द लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड के, आर स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलर, तीनों क्या हों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ओके, तब क्या होगा, फोर फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर शो करेगी करंट को, और जो अंगूठा है, जो थंब है, वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस लिए बताया गया, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन में तो है ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये दिया हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर मैन कंडक्टर किस दिशा में घूमेगा, ये रूल ये बताता है। दिस रूल हेल्प टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस दिशा में घूमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर मेन कंडक्टर किस दिशा में घूमेगा, ये रूल ये बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएससी नाम है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे जरूर आईपीएससी नेम, ठीक है। कम से कम 3 नंबर का आईपीएससी नेम जरूर आने आपके, ठीक है। तो इसका बताओ CH3COOH दे दिया, तो इसका आईपीएससी नेम बताना है, ठीक है। हिंदी में तो इसको कहेंगे इथेनोइक एसिड, और आईपीएससी नाम भी क्या हो जाएगा इसका, इथेनोइक एसिड, ठीक है। COOH है इसमें, देखो ग्रुप क्या है COOH, तो इसमें आएगा ओइक, क्या आएगा ओइक, लास्ट में क्या जुड़ेगा ओइक, समझ गए। एक कार्बन दो कार्बन आ रहे हैं तो एथ पर नाम पड़ेगा, एथेन तो पूरा लिखना है, क्या लिखना है, एथेन तो पूरा लिखना है, और ओइक आ जाएगा इसके ग्रुप के कारण। ओके, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ये एक एसिड होता है इसलिए एसिड है, COOH वाले सारे एसिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसका नाम बताओ, आईपीएससी नेम क्या होगा। जैसे CH3COOH है, तो CH3COOH हमारा यहाँ पे देखिए OH ग्रुप आ रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा ओल, लास्ट में क्या आएगा ओल आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है, एक और एक 2, तो इथेन तो पूरा लिखा जाएगा, एथ पे नाम पड़ेगा ना, 2 कार्बन है, एथ पे ना इथेन और ओल लग जाएगा लास्ट में, तो क्या आ जाएगा इथेनॉल आ जाएगा, इंग्लिश में लिख दो इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद ये है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप पे नाम पड़ेगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप पे नाम पड़ेगा बच्चों। ओके, ठीक है। अब इसमें CO ग्रुप आ रहा है, देखो बीच में ये CO ग्रुप है ना, ये CO ग्रुप आ रहा है, तो CO जब आ जाएगा तो लास्ट में लगेगा ओन, लास्ट में क्या लगेगा ओन, CO के आने पर लास्ट में क्या लगेगा ओन। वैसे तो ये प्रोप होगा, तो प्रोप को अगर पूरा लिखेंगे तो प्रोपेन होता है, प्रोपेन, प्रोपे, अब ओन लग जाएगा तो ओन और लगेगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये, इसे थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ नेक्स्ट की तरफ, चलिए
ये है नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना बच्चों के साथ, ठीक है। CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन है तो प्रोपे नाम पड़ेगा, पक्की बात है, ठीक है। और लास्ट में क्या आ रहा, COOH, और जब COOH आएगा तो ओइक आएगा, क्या आएगा, ओइक। तो प्रोपेन तो पूरा आएगा, ठीक है, ओइक और लगा दो तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। और COOH में ओ जब आता है तो एसिड जरूर लगता है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखो C2H4, C2H4, तो C2 में 2 कार्बन है। C2 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। देखो C2H4, इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। 2 कार्बन हो गए और 4 कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए, समझ गए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ई ना आएगा। देखो सिंगल बॉन्ड है तो ए ना आएगा, डबल बॉन्ड है तो ई ना आएगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, क्या आएगा, आइन, समझ गए। डबल बॉन्ड है तो आइन आएगा, समझ गए। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा। तो 2 कार्बन है, एथ पे नाम पड़ा, 2 कार्बन है तो एथ पे नाम पड़ेगा, समझ गए। 2 कार्बन है तो एथ पे नाम पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एथ, ठीक है। एथेन तो पूरा लगेगा, एथीन आ जाएगा, वो नाम क्या आ जाएगा, एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है बीच में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे देखना है। इसमें बॉन्डिंग नहीं कर रखी, ऐसे दे रखा डायरेक्ट, तो आपको करना पड़ेगा ये, ओके। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 हो गए, ठीक है। डबल बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन पर देखो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 4 ना हो गए, ठीक है। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, एथाइन हो गया, ध्यान से समझ लो, ठीक है, ताकि और भी क्वेश्चन कर सको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है CH3CH2। अब इसमें 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन है तो एथ पे नाम पड़ेगा, पक्का पता है, एथ पे नाम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या लग रहा है, Cl, तो ये जो लास्ट में लग रहा है Cl, Cl आ जाए, Br आ जाए, I आ जाए लास्ट में, तो ये पहले लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे Cl है तो ये हो जाएगा क्लोरोएथेन, 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 ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखो CH3CHO, कितने कार्बन है, 1 और 1, 2 कार्बन हो गए, 2 हो गए यहाँ पे कार्बन। CHO ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप है, CHO होता है एल्डिहाइड या अल, लास्ट में क्या लगेगा, अल ग्रुप, क्या लगेगा लास्ट में, अल। तो 2 कार्बन आ रहे हैं तो एथ पे नाम पड़ेगा, देखो यहाँ एथेन, एथेन, एथेनल, एथेनल, ये नाल नहीं है, एथेनल लिखना है इसको, एथेनल, ओके। अल लगेगा लास्ट में, जब CHO ग्रुप आ जाए तो अल लगेगा बच्चों लास्ट में, ओके। चलिए मैं एक बार इन्हें लिख देता हूँ, सबको एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो COOH ग्रुप आया तो OH लगेगा, ठीक है, समझ गए। अगर हमारे पास OH आया तो ओल लगेगा, ठीक है। अगर हमारे CHO आ गया तो अल लगेगा। और अगर CO ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ओके। तो CO आया तो क्या लगेगा, ओन लगेगा, लास्ट में क्या लगेगा, ओन, ठीक है। तो यहाँ पे CHO है तो अल लग जाएगा, इथेनॉल हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये रहा, ये रहा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो इसे, CH3CH2CH2OH, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो एथ पे पड़ेगा नाम, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, समझ गए। OH ग्रुप आ रहा है ना, OH है तो क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ध्यान से देखो इसे ध्यान से देखो बच्चों। ये देखिए, ये इसने कहा है, 1 मिनट, इथेनॉल, इथेनॉल देखो ये था CH2, एक मिनट क्या था ये, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो CH3CH2 और ये CH2OH, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए,
3 कार्बन हो गए, और पहले ही कार्बन पर OH लगा है, तो देखो इसका दूसरा नाम क्या है। वैसे तो ये प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, लेकिन इसका दूसरा जो नाम है वो लिखा जा सकता है प्रोप-1-ओल, प्रोप-1-ओल, प्रोपेन-1-ओल, या इसको लिख सकते हैं प्रोप-1-ओल। ठीक है, इनके बीच में ये और लगा देते हैं। ओके, ध्यान रहेगा, या तो ऐसे लिख लो प्रोपेनॉल, या 1-प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, 1-प्रोपेनॉल, प्रोप-1-ओल। वैसे इसका सबसे स्मार्ट तरीका ये होता है प्रोप-1-ओल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अगर फिर भी कुछ समझ में आए तो बताना कौन से में क्या समझ में नहीं आ रहा। ये है CH3 COOCH3। अब देखो यहाँ पे CH3 कितने कार्बन है, यहाँ पे देखो CH3 COOCH3 पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है CH3 COO एसीटेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, एसीटेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें। ठीक है, 3 कार्बन में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल एथोनेट, मिथाइल एथोनेट। देखो मिथाइल अलग हो गया, ये मेथिल ग्रुप है, ये अलग ग्रुप जुड़ेगा बच्चों, तो मिथाइल एथोनेट इसका नाम पड़ेगा। ये एक और एक 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन पे क्या हो गया, ये एथोनेट, 8 लगेगा लास्ट में। ठीक है, एसीटेट ग्रुप है, लास्ट में 8 आएगा, इसमें लास्ट में 8 आएगा, तो हो जाएगा एथेनोएट। और ये जो है ये मैथिल ग्रुप है बच्चों। जैसे ये होता है मैथेन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैथिल। अब तो ये मैथेन है, अब क्या है, ये मैथेन। जैसे ये एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये हो जाएगा मैथिल। अगर C2H6 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये हो जाएगा C2H5, तो ये हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा, ये एथिल। ओके, ये क्या हो जाएगा, एथिल। इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, एथिल, इथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये समझ गए। तो इंग्लिश में हो जाएगा इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अब क्या है, एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथाइल, अगर 2 कार्बन तो हो जाता इथाइल, तो यह हो जाएगा मिथाइल एथोनेट। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे बच्चों, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें IUPAC नाम भी शामिल है, फ्लेमिंग रूल भी शामिल है। ठीक है, होमोलॉजियस सीरीज भी शामिल है। ठीक है, और MCQ भी शामिल है इसमें। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, और जिसको वीडियो समझ में नहीं आई हो वो बताना कमेंट्स बॉक्स में कि क्या दिक्कत है और कौन से चैप्टर पे मुझे वीडियो और बनानी है, ये सब आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना शेयर, और चैनल को कर देना बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ओके।